नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लोग अपने यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम अब हमारा दिसंबर 2023 में होगा, तो उसको टारगेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी होती रहे। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको एक ट्रैक बताते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है और आपको कहाँ तक तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम और कंडक्ट करवाती जा रही है एनटीए, उसी प्रकार से उनका लेवल भी थोड़ा हाई ही होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह तैयारी में लगेंगे, जिससे कि हमारा जो दिसंबर का नेट है वो 100% क्वालिफाई हो। ठीक, तो उसी के साथ हम लोगों ने कल 25 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमारी जो फैलसी हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक्स पदार्थ का 10 मिलीग्राम 10 चूहों को खिलाया गया है। ठीक है, वे सभी 2 मिनट में मर गए। ठीक, कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक्स पदार्थ की कितनी मात्रा औसत रूप में चूहों के लिए घातक है। उपरोक्त युक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है। तो सबसे पहला तो है, इट कमिट्स द फैल्सी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, मतलब इसमें अविचारी सामान्यकरण का तर्क दोष है। सेकेंड है हमारा फैल्सी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन, मतलब कोई कंक्लूजन ही नहीं है इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है। तीसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट, यह एक अधिक सुदृढ़ अगानात्मक युक्ति है। ठीक है, चौथा है हमारा वीक डिडक्टिव आर्गुमेंट। एक है हैस्टी जनरलाइजेशन, उस ये नहीं होगा, क्योंकि हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है कि जल्दबाजी में कोई भी आपको तर्क एकदम निकाल के दे दिया गया है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद इररिलेवेंट कंक्लूजन, इसमें इररिलेवेंट जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो भी पूछा गया है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वीक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो ये भी नहीं है। जो हमारा है आंसर नंबर 3, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि एक्स पदार्थ की इतनी मात्रा औसत रूप में चूहों के लिए घातक है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इंडक्टिव आर्गूमेंट है। ठीक है, ये इस प्रकार की फैल्सी यहाँ पे है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर डी है, ओनली सी, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे आपके सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको स्टेटमेंट के बेस पे बताना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इफ द स्टेटमेंट ऑल गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन्स, तो ये हम लोग करके देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। बाकी इसकी अलग से भी एक क्लास करवाई गई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप वो क्लास देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ऑल गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन्स। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। इज गिवन एज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड टू बी ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट बताया कि ट्रू है, तो कौन सा, जो ये 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल लिखा है, जिसे आप लोगों को पता ही है कि ये इस प्रकार से होता है, ए ई आई और ओ, ऑल वाला है तो ये ए में आएगा। ठीक है, ए में आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नो गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन्स। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ऑल वाला सही है, तो ये जो नो है वो सही नहीं होगा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, आपको पता है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसका सेकेंड क्या दिया गया है, सम गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन। ठीक है, अब सम गोल्फ, ये सम होता है, तो मतलब जैसे अगर सारे गोल्फ, ये वाला सही है तो ये हमेशा ही सही होगा। तो एक तो ये वाला हमारा आंसर जो है सेकेंड वाला, ये सही हो गया।
इसके सम रिच पर्सन आर गोल्फ प्लेयर। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या देख, सम रिच पर्सन्स आर गोल्फ प्लेयर। अब इसको तो ये वाले स्टेटमेंट को इसको घुमा के ही लिख दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। सम गोल्फ प्लेयर आर नॉट रिच पर्सन। ठीक है, तो इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो दो स्टेटमेंट है हमारे बी और सी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, बी वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, आपको यहाँ से और अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे बोला है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट सही होगा तो ऑल वाला, तो ये जो आई वाला है ये हमेशा ही सही होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे सम नॉट है, ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, अगर ये सही है तो ये हमेशा ही फॉल्स होगा। ठीक, समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारे बी और सी आंसर जो है सही हो गए। ठीक, अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी कुत्ते मित्रवत जानवर है कथन का व्याघाती है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Which of the following statement is contradictory to the statement all dogs are friendly animal। ठीक है, यहाँ पे दिया गया all dogs are friendly animal। तो अभी हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, all dogs are friendly animal। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही फिगर बनेगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ। ठीक है, तो क्या बोला है, उन्होंने बोला है ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल। इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी कौन सा स्टेटमेंट होगा, कॉन्ट्रोडिक्टरी मतलब क्या हो गया कि जिसको तो आपको ये जब देखते हैं इसका क्या होता है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होते हैं। ठीक है, और ये दोनों मतलब ए और ओ और आई और ई, ये एक दूसरे के हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो वही पूछा गया है। हम लोग देख लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, नो डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, ये कॉन्ट्रेरी में आ जाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी ये इधर वाले जो होते हैं वो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ये वाले। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो ए दिया गया है तो इसका कौन सा होगा, ओ, मतलब सम नॉट वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके बाद है सम फ्रेंडली एनिमल आर नॉट डॉग्स, सम फ्रेंडली एनिमल आर नॉट डॉग्स। इसके बाद सम फ्रेंडली एनिमल आर डॉग्स, फिर है सम डॉग और नॉट फ्रेंडली एनिमल। ठीक है, तो अब इसका कंट्राडिक्टरी क्या हो गया, यहाँ पे ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल दिया गया, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल, तो ये हमारा डी जो आंसर है वही इसका कंट्राडिक्टरी हो गया। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ए का हमेशा सम नॉट वाला जो होगा, मतलब ए का कंट्राडिक्टरी क्या हो जाएगा, ओ। तो ओ यहाँ पे कौन सा है, ओ आपका यहाँ पे है डी वाला आंसर। अब आप लोग कहेंगे कि ये बी वाला क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको रिवर्स करके लिखा गया है, सम फ्रेंडली एनिमल आर नॉट डॉग, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कंक्लूजन मतलब इसका निष्कर्ष ही दूसरा निकल आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब कि कौन से स्टेटमेंट है जो इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है। तो देखते हैं हम लोग कौन से बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है, मतलब कौन सा एक दूसरे के बराबर है। कुछ मछलियां उभयचर नहीं है, ठीक है, कुछ मछलियां उभयचर हैं। इसके बाद कुछ मछलियां गैर उभयचर हैं। गैर उभयचर का मतलब क्या हो गया कि उभयचर नहीं है। ठीक है, तो ये इसके सेम ही हो गया। सम नॉन एम्फिबियंस आर नॉट नॉन फिशेज। अब देखो यहाँ पे ये नॉट से नॉन जब हम लोग कट कर देंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम नॉन एम्फिबियंस आर फिशेज, मतलब जो कुछ मछलियां हैं जो उभयचर नहीं है। ठीक है, कुछ उभयचर हैं जो मछलियां नहीं है, इस प्रकार से तो ये भी हमारा समतुल्य ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ए सी और डी है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पे नॉट है, ये नॉट नॉट से कट जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो इसी प्रकार से बन जाएगा। आप लोग कुछ मछलियां गैर उभयचर है, तो कुछ गैर उभयचर और यहाँ से नहीं नहीं हट गया तो मछली बची। ठीक है, एक समान सा हो गया। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं क्वेश्चन।
अब यहाँ पे क्या पूछा गया, दूर स्थित पर्वत पर धुआं है क्योंकि जहां धुआं होता है वहां सदैव आग होती है। ठीक है, पर्वत पर अवश्य ही आग भी होनी चाहिए। न्याय की भारतीय शास्त्रीय शाखा अनुसार उपरोक्त युक्ति में कौन सा पद साक्ष्य मुख्य पद के समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेजर टर्म पूछा गया है, विच ऑफ द टर्म करस्पॉन्ड टू द साध्य मेजर टर्म का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक दो दिन में इंडियन लॉजिक के सारे टॉपिक भी कराने वाली हूँ अलग से, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिल देख लेते हैं, तो ये मेजर टर्म नहीं है। ठीक है, स्मोक भी मेजर टर्म नहीं है, स्मोकी हिल्स, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस चीज की लेके सारी चीजें क्रिएट हो रही। दूर स्थित पर्वत पर धुआं है, अब धुआं मतलब है कि आग होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां सदैव आग होती है, मतलब ऐसा हमारे जो पूर्व एक्सपीरियंस रहे हैं उनके अनुसार से हम लोग ये लोग चीजें कहते हैं। पर्वत पर अवश्य ही आग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी कंक्लूजन के हिसाब से बताया आग होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे मेन जो हमारा टर्म हो गया वो किससे रिलेट करता है, आग से। ठीक है, इसकी अलग से मैं क्लास लूंगी, इंडियन लॉजिक जो भी है उसके, तब आपको और चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। तो इसको अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, जल्दी मैं इसकी क्लास लेके आऊँगी। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर हमारा सही हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सीडी पर भंडारित गीत औसतन आकार में 4 मेगाबाइट होता है। अमित ऐसे 4000 गीतों की मेमोरी डिस्क में स्थानांतरित करना चाहता है। आकलन कीजिए कि अमित को गीगाबाइट में न्यूनतम किस प्रकार की मेमोरी स्टिक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। और इसमें लिखा है कि जो गीत है औसतन भंडारण कितना है, 4 मेगाबाइट। तो यहाँ पे औसत भंडारण कितना हो गया आपका, 4 मेगाबाइट। अब 4000 गीतों का भंडारण करना है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा से 4 इंटू, तो ये कितना हो गया 16,000 MB। अब हम लोग अपना जो MB और GB पूरा सीक्वेंस होता है, GB MB KB, इस प्रकार से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो उसको लगाते हैं। तो 10,024 MB होता है हमारा 1 GB के बराबर। तो 16,000 कितने हो जाएगा, 16,000 बटे इतना निकालेंगे तो ये 15.625 GB कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, ये आप तभी निकाल सकते हैं जब कोई आपको ये चीज़ें पता है। तो इसकी भी टॉपिक मैं एक अलग से करवा दूंगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल ये सिंपल सा है, सबको आता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी स्तर पर 4G समर्थित औद्योगिकी को 5G समर्थित प्रौद्योगिकी शीघ्र ही प्रतिस्थापित कर देगी। 5G समर्थित मोबाइल प्रौद्योगिकी के संभाव्य लाभों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। यहाँ पे 5G, जैसे अब 5G का वैसे भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो उसी का पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। ग्रेटर इंटरकनेक्टिविटी फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्रेटर डाउनलोड स्पीड, इसके बाद लेस बैंडविड्थ। तो लेस तो नहीं होगा क्योंकि 4G में ही काफ़ी अच्छा खासा है। जब याद हो हम लोग, मतलब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो एक एक गाना या कितना सुबह से डाउनलोड पे लगा दो, फिर धीरे धीरे वो शाम तक हो पाता था। तो अब तो तुरंत ही हो जाता है 4G में ही। तो जब 5G आएगा तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ग्रेटर इन टू इन डिले, मतलब डिले भी नहीं होगा क्योंकि 5G है तो स्पीड तो अच्छी खासी होगी। तो यहाँ में हमारा सीधा सीधा आंसर ए और बी सही हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार की अंकीय पहल कदमियों के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, जो डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उनके संदर्भ में एक है आपका भीम इज ए पेमेंट ऐप दैट लेट्स यू मेक सिंपल इजी एंड क्विक ट्रांजेक्शंस यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब यहाँ पे जो UPI है इसका फुल फॉर्म भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है यहाँ पे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, ये कथन एक हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं। कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म आर मेड अवेलेबल एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक पाठ्यक्रम न्यूनतम लागत पर उपलब्ध है। ये गलत है। स्वयं पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी कितने सारे हैं, करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो
इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा, सी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि स्वयं पे सारा जितना डेटा अवेलेबल है वो सब फ्री ही करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम पूरे नाम से सही तरह से नहीं मिलाया गया है। इसका BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये सही है। PDA पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन, इसके GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी सही है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो हमारा ये जो है PDA ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक है, PDA का क्या, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक, तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अब ये यहाँ पे ये भी लिखा है कि एप्पल ने 1993 में पहला PDA न्यूटन मैसन पैड लॉन्च किया था, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल स्किल और वीडियो कैमरों के संबंध में निम्न वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पदों A और D के अनुक्रम की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे पूरा ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आपको जो भी रिक्त स्थान दिए उनको बताना है वहाँ पे क्या क्या आएगा इन चारों में से। ठीक है, मतलब कैसे इसका सीक्वेंस है। तो देखते हैं हम लोग कि उच्चतर संख्या को संभालने वाले कैमरे उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे। प्रारूप में भंडारित छवियों का प्रकरण नहीं किया गया और वे प्रारूप में भंडारित छवियों की तुलना में अधिक भंडारण स्थान लेंगी। ठीक है, आपके भंडारण उपकरण का निर्धारित है कि आप कितनी छवियों का भंडारण कर सकेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में तो क्षमता आ जाएगी, क्योंकि भंडारण जितनी क्षमता होगा उसके हिसाब से होगा, है ना। तो हमारा ये जो कैपेसिटी ये सबसे लास्ट में ही आएगा, D नंबर पे ही। इसके बाद देख लेते हैं क्या है कि उच्चतर संख्या को संभालने वाला कैमरा उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेगा पिक्सल, मतलब MB है यहाँ पे, इसके बाद रॉ है, इसके बाद JP, यहाँ पे वे आपका यहाँ पे JPG आ जाएगा, क्योंकि फोटो की यहाँ पे बात हो रही है। MB में कम भंडारण क्षमता होती है, यहाँ MB की उच्चतर संख्या को संभालने वाले कैमरे उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा आएगा रॉ, प्रारूप में भंडारित छवियों का प्रकरण नहीं किया गया है और वे JPG के प्रारूप में भंडारित छवियों की तुलना में अधिक भंडारण स्थान लेंगे। आपके भंडारण उपकरण का यहाँ पे क्षमता आ जाएगा, कैपेसिटी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर 2010 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डाइवर्सिटी। दूसरा है हमारा 2010 was also target year to achieve the halt in the decline of biodiversity। तो इसमें क्या बताना है, उपरोक्त कथन के आलेख में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है। तो पहला सही है, 2010 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डाइवर्सिटी बनाया गया था। इसके बाद डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अचीव करने का भी ईयर भी 2000 था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का दृष्टिकोण प्रत्येक घर में चाहे वह कितना भी दूर हो प्रकाश हो। इसके बाद है सेकेंड हमारा स्टेटमेंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का मिशन हम सब मिलकर सूर्य को अधिक दीप्तिमान करें। ये कोई भी इसके मिशन नहीं है। ठीक है, प्रत्येक घर में चाहे कितना भी दूर हो प्रकाश हो, विजन नहीं है। जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके 8 वो दिए गए हैं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको अलग से भी करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में केंद्रक एजेंसी
आईपीसीसी का पूरा नाम निम्न प्रकार है। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आईपीसीसी का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो एक ही जैसे हो गए। अच्छा, इंटरमेंटल ये नहीं होगा, इसका इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हमारा बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें कितने सदस्य थे? 195 सदस्य इसमें थे आईपीसीसी में। ठीक, जो यूएनडीपी के द्वारा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे वायु गुणवत्ता से क्वेश्चन आया है। भारत में वायु गुणवत्ता के निर्धारण के लिए निम्न में से भिन्न आकार वाले कौन से कणकीय पदार्थों की आवश्यकता होती है? ठीक है, PM1 पार्टिकुलेट मैटर साइज इक्वल और लेस देन 1 माइक्रोन। ठीक है, PM 2.5, इसके बाद PM10, TSPM, तो हम लोगों ने पढ़ा है 2.5 और 10। यहाँ पे आंसर हमारा बी और सी हो जाएगा, जो भारत में वायु गुणवत्ता के चेक करने के साधन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। विश्व के अधिकतर भूतापीय स्थल रिम ऑफ फायर के रूप में ज्ञात परिप्रशांत पट्टी में अवस्थित है। इसके बाद सेकेंड है, भारत में हिमालयी भूतापीय क्षेत्र में रिम ऑफ फायर का भाग है। ठीक है, तो प्रशांत पट्टी में अवस्थित है, ये सही है, और रिम ऑफ फायर हिमालयी भूतापीय भारत का भाग है, ये सही नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट, तो सी जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों, जिनमें विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हैं, के बीच अंतःक्रिया बढ़ाने और आपसी समझदारी को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत निम्नलिखित माननीय प्रधानमंत्री ने की थी। तो किसने की थी? ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ये काफ़ी उस समय चली हुई थी। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभी भी चल रही है। तो 2015 31 अक्टूबर 2015 को ये आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा। अभी आप लोग देखें, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो करंट अफेयर से कनेक्ट होके आते हैं, तो करंट अफेयर भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार सन 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षक संस्थाओं HEI को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखना होगा और बेहतर छात्र नामांकन का लक्ष्य रखना होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3 2018 से बढ़ाकर 2030 तक 50% करने का लक्ष्य है। तो यहाँ पे जो NEP, इसकी एक वीडियो भी पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कथन 1 है वो सही है, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि 2030 तक जो है 2030 तक लक्ष्य नहीं है, 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कि हमें जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 50% तक बढ़ाना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 26.3 2018 से बढ़ाकर सन 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था उससे क्वेश्चन है। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम द्वारा कर्जन कुछ तत्कालीन विश्वविद्यालय में निम्नलिखित परिवर्तन लाना चाहता था। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन से आप लोग देखें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा। विश्वविद्यालय के कार्यों का क्षेत्र विस्तार। ठीक है, इसके बाद विश्वविद्यालय सीनेट अधिसभा के आकार में घटोतरी। इसके बाद है सीनेट चुनाव के सिद्धांत का प्रवर्तन। इसके बाद विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि। और नेक्स्ट है विश्वविद्यालय से कॉलेजों की संबद्धता की शर्तों को कठोर बनाना। तो यहाँ पे जो डी हमारा ऑप्शन है ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सीनेट के आकार में उन्होंने वृद्धि की बात नहीं की, उन्होंने सीनेट के आकार को कम करने की बात की थी। बाकी जितने ऑप्शन है वो सब सही है।
इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिए गए हैं दो। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं ICPR, की स्थापना 2010 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। मतलब इसको एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया था। फिर हैदराबाद में सन 1995 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, पूर्व का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, की स्थापना एक पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो जो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट पहला है वो गलत है, स्टेटमेंट दूसरा सही है। जो हैदराबाद में है उसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड NBA, जिसको बोलते हैं, की स्थापना UGC द्वारा की गई थी, UGC के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना AICTE के द्वारा की गई थी। इसमें कौन सा कथन सही है, ये दोनों ही कथन आपके गलत है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन है वो आप करके लेके आएंगे। तो ये सारे अब लास्ट के क्वेश्चन है, आपके पैराग्राफ से ही बताने हैं आपको जो गद्यांश दिया गया है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि एक पैराग्राफ डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ प्रैक्टिस करके लाएंगे, कमेंट बॉक्स से आंसर भी देंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। बाकी जैसे बीच बीच में जो टर्म आए, जैसे इंडियन लॉजिक है, तो उसकी क्लास में जल्दी लेके आऊँगी, जिससे आपको उसके सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर करते रहिए, आपको प्रीवियस से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोग अभी भले ही ना ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर सच में कर लिया तो बहुत अच्छा रहा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर लीजिए, प्लस आप जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए। ठीक है, इसी प्रकार बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।